हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 171 यानी सामान्य मनोविज्ञान। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स, नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे सभी कोर्सेज के फ्री PDF आपको मिलते हैं और साथ ही साथ सभी क्लासेस की अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा क्या होती है? अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा, निरंतरता देती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। नीचे प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा क्या है? व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, और वो व्यक्ति के व्यवहार को एक नई दिशा देती है, एक नई ऊर्जा देती है, जो और एक प्रकार से वो निरंतरता भी देती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या करा है? अभिप्रेरणा को समझाने के लिए कई ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनका वर्णन हम आज इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से सिद्धांत है। अगर हम पहले सिद्धांत की बात करें तो वो है हमारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अगर हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं एक क्रम में होती है। पहले वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, फिर ऊंचे स्तर की जो जरूरतें होती है उसकी ओर बढ़ता है। यानी हमारा जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है, ये क्या कहता है कि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं को एक क्रम के अनुसार क्या करता है? पूरी करता है। सबसे पहले वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करता है। बुनियादी आवश्यकताएं जैसे आपका भोजन, ठीक है, कपड़ा, और आपका जितना भी मतलब बुनियादी जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं, मकान, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मनुष्य क्या करता है? पूरी करता है। उसके बाद फिर वो उच्च स्तर की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी ओर बढ़ता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। पहली जो आवश्यकता है हमारी वो है शारीरिक आवश्यकताएं। अगर हम शारीरिक आवश्यकताओं की बात करें तो इसमें हमारा भोजन, पानी और नींद आता है। यानी जो आपकी शरीर के लिए आवश्यक होती है वो हमारी इसमें आती है शारीरिक आवश्यकताओं में। ठीक है, उसके बाद है सुरक्षा आवश्यकताएं। सुरक्षा आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जिसमें आपको एक सुरक्षा और स्थिरता आपको मिलती है, वो हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं होती है। तीसरा सामाजिक आवश्यकता यानी प्रेम, मित्रता। चौथा आत्मसम्मान, यानी आपको जो सम्मान मिलता है, जो पहचान आपको मिलती है वो आपकी आत्मसम्मान में आती है आवश्यकताओं में। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है आत्म साक्षात्कार, यानी अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से आपको विकास इसमें करना होता है। यानी जितनी भी आपकी क्षमताएं हैं, एबिलिटी हैं, उनका आप इसमें क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। तो जब एक स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति अगली आवश्यकताओं की ओर प्रेरित होता है। यानी जब मनुष्य की एक स्तर की जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी हो जाती है तब वो आगे अगली आवश्यकताओं की ओर प्रेरित होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो है हमारा द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत में दो प्रकार के कारकों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पहला है हाइजीन कारक। हाइजीन कारक यानी जैसे वेतन, कार्य परिस्थितियां, सुरक्षा, इनके ना होने से असंतोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा से संतोष नहीं मिलता। यानी हमारा जो हाइजीन कारक है वो क्या है? जैसे हमारा वेतन हो गया, सैलरी हो गई, कार्य परिस्थितियां हो गई, सुरक्षा हो गई, शुरुआत से ही इसमें क्या होता है? हमें देखने को मिलता है असंतोष देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की। प्रेरक कारक जो है आपका, ये आपकी उपलब्धियों से संबंधित होता है, आपकी प्रशंसा से संबंधित होता है और आपकी जिम्मेदारी से संबंधित होता है। ये व्यक्ति को वास्तव में प्रेरित करता है और संतोष देता है। यानी जो आपका प्रेरक कारक है, ये व्यक्ति की जितनी भी अचीवमेंट होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, प्रशंसाएं होती हैं, ये उनको क्या करता है? प्रेरित करता है, वास्तव में व्यक्ति को प्रेरित करता है और साथ में उसको संतोष भी देता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा प्रोत्साहन सिद्धांत। अब हम बात करते हैं प्रोत्साहन सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से व्यक्ति को प्रेरित करता है।
अगर हम प्रोत्साहन सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भारी पुरस्कार यानी इनाम पाने के लिए क्या करता है, काम करता है। उदाहरण के लिए अच्छे अंक लाने पे पुरस्कार, ठीक है, नौकरी में बोनस। ये सिद्धांत बताता है कि भारी लाभ व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी आपका जो प्रोत्साहन सिद्धांत है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रोत्साहन करना, किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना, तो जब व्यक्ति कोई भी पुरस्कार, जब कोई भी मतलब कुछ भी अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, भारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चाहे आपका कोई स्टूडेंट है, कोई अच्छे अंक लेकर आ रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर आप नौकरी में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा अपना वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, एक तरीके से बोनस मिल रहा है। तो ये सिद्धांत क्या बता रहा है कि भारी लाभ व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी आपका जो प्रोत्साहन सिद्धांत है वो आपको एक प्रकार से मेहनत के लिए भी प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत होता है, इसका ये किस लिए प्रेरित करता है मनुष्य को? तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाले तनाव या कमी यानी ड्राइव को कम करने के लिए काम करता है। यानी ड्राइव रिडक्शन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, तनाव है या कोई कमी है, तो वो उसको कम करने के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए भूख लगने पे खाना खाना, दूसरा प्यास लगने पे पानी पीना। ये सिद्धांत बताता है कि हमारी शारीरिक ज़रूरतें हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर, जो है आपका अपेक्षा सिद्धांत। अगर हम अपेक्षा सिद्धांत की बात करें तो ये क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तभी मेहनत करता है जब उसे विश्वास होता है कि उसके प्रयास का अच्छा परिणाम मिलेगा। यानी अपेक्षा सिद्धांत, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, व्यक्ति अपनी मेहनत से ये अपेक्षा करता है कि उसका जो परिणाम है, उसकी जो मेहनत का जो परिणाम है या जो उसने प्रयास करा है उसका जो परिणाम है उसको अच्छा मिलेगा। अब अपेक्षा सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है? पहली है प्रयास। प्रयास क्या करता है, हमारा प्रदर्शन दिखाता है, यानी मेहनत करने से अच्छा काम होगा। दूसरा, प्रदर्शन क्या करता है, आपके परिणाम को दर्शाता है, यानी आपने अच्छा काम किया तो आपको इनाम मिलेगा। तीसरा, परिणाम का मूल्य, यानी इनाम व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जो है आपका लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति को अधिक प्रेरित करते हैं। जैसे स्पष्ट लक्ष्य होने से व्यक्ति को दिशा मिलती है। दूसरा, कठिन लेकिन संभव लक्ष्य और अधिक मेहनत करने के लिए भी ये प्रेरित करता है। यानी लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत जो जितनी भी आपकी चुनौतियां होती है व्यक्ति के लक्ष्य के समक्ष, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। आपको एक स्पष्ट लक्ष्य से क्या करता है, एक दिशा मिलती है, ठीक है। और जितनी भी आपकी लक्ष्य से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं उसको कम करने के लिए ये आपको मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अभिप्रेरणा के ये सभी सिद्धांत बताते हैं कि व्यक्ति अलग अलग कारणों से प्रेरित होता है। कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के कारण काम करते हैं, कुछ पुरस्कार पाने के लिए करते हैं और कुछ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। यानी अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत अभी तक हमने जाने, ये सब क्या बता रहे हैं कि कुछ जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कारणों से प्रेरित होकर कार्यों को कर सकते हैं। कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काम कर रहे हैं। इस सिद्धांत को समझकर हम अपने और दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रेरित कर सकते हैं। यानी इन सारे सिद्धांतों को समझ के हम अपने आप को और दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं और इसके प्रभाव को और अधिक प्रभावी ढंग से हम इसको प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के अध्ययन में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए और विकास के विभिन्न कालों का भी वर्णन कीजिए। तो पहले हम बात करते हैं मानव विकास की परिभाषा की। तो मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जन्म से लेकर जीवन के अंत तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बदलता है और विकसित होता है। यह केवल शरीर की वृद्धि नहीं है बल्कि सोचने, समझने, व्यवहार करने और समाज में समायोजन करने की क्षमता का भी विकास है। मानव विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। यानी मानव विकास क्या है? मानव विकास वो प्रक्रिया है जब मनुष्य जन्म से लेकर जीवन के अंत तक अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक रूप से अपना रूप क्या करता रहता है, बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। ये सिर्फ आपका इसमें शारीरिक वृद्धि नहीं दिखती बल्कि आपकी जो मानसिक जो आपकी वृद्धि है वो भी देखने को मिलती है। यानी सोचने समझने की जो आपकी शक्ति होती है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। व्यवहार करने की जो आपकी प्रक्रिया वो देखने को मिलती है। तो समाज में समायोजन करने की भी क्षमता जो है
वो भी क्या है, आपका एक प्रकार से विकास है। और मानव विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है और क्रमिक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये क्रम के अनुसार ही चलती है, क्रमिक प्रक्रिया है आपकी। अब हम बात करते हैं मानव विकास के अध्ययन के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। मानव विकास को समझने के लिए कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे पहला है आपका विकास की प्रकृति। ये मुद्दा इस बात पर केंद्रित है कि विकास में अधिक प्रभाव किसका है, जन्मजात गुण यानी वंशानुक्रम या फिर वातावरण। अगर हम बात करें वंशानुक्रम की, तो माता पिता से मिलने वाले गुण आपका किस में आता है, वंशानुक्रम में आता है। दूसरा वातावरण, जो आपका परिवार, समाज, शिक्षा आदि का प्रभाव हो सकता है। वास्तव में दोनों ही क्या है, दोनों का संयुक्त प्रभाव ही आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी मानव विकास की जो प्रकृति होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावी किससे बनती है, आपके वंशानुक्रम से बनती है और वातावरण से बनती है। वंशानुक्रम जिसमें आपको माता पिता से मिलने वाले आपके जो गुण होते हैं वो आते हैं, और वातावरण जो आपके परिवार, समाज, शिक्षा आदि का भी इनमें प्रभाव होता है, और इन दोनों का ही संयोजन आपके विकास को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं सततता बनाम असततता। अगर हम सततता बनाम असततता की बात करें तो कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास धीरे धीरे होता है यानी सतत होता है, जबकि कुछ मानते हैं कि कुछ के अनुसार क्या है कि ये चरणों में होता है यानी असतत रूप से होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो भाषा सीखना धीरे धीरे होता है, लेकिन सोचने की क्षमता अचानक बदल सकती है। तो सततता बनाम असततता का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो आपका विकास है वो बहुत धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, सतत रूप से होता है, और जबकि कुछ का मानना है कि ये चरणों में होता है, यानी अलग अलग चरणों में होता है, क्रम के अनुसार होता है, यानी आपका असतत रूप से होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो भाषा सीखना क्या है, आपका एक सतत विकास है, और अचानक सोचने की क्षमता का बदल जाना आपका क्या है, असतत विकास है। तो ये था आपका सततता बनाम असततता। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं कि हर व्यक्ति का विकास जो होता है आपका वो अलग अलग गति और तरीके से होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है तो कोई देर से बोलना सीखता है, यानी आपकी इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने को आपको मिलती है। कोई जो होता है वो बहुत जल्दी बोलता है बच्चा, और कोई जो होता है बहुत देर से बोलना सीखता है। चौथा जो है आपका महत्वपूर्ण काल। कुछ समय ऐसे होते हैं जब विशेष प्रकार का विकास बहुत तेजी से होता है। जैसे बचपन में भाषा सीखना सबसे आसान होता है, यानी समय के अनुसार आपके जो विकास होता है वो विशेष रूप से होता है। अगर हम उदाहरण से समझे तो बचपन में आप सभी ने क्या किया होगा, भाषा को बहुत आसानी से सीखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव विकास के विभिन्न कालों की। मानव विकास के जो विभिन्न काल है कौन कौन से हैं। मानव विकास को कई चरणों में बांटा गया है। पहला है गर्भावस्था काल। यह काल गर्भधारण से लेकर जन्म तक का होता है। इस समय शिशु का शारीरिक विकास होता है। दूसरा शैशवावस्था, जो आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा तेजी से बढ़ता है, जैसे चलना, बोलना सीखता है और माता पिता से भावनात्मक संबंध भी बनाता है। तो ये है आपकी शैशवावस्था, मानव विकास का एक प्रमुख चरण। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। अगर हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो इसको आपको 2 से 6 वर्ष में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, भाषा और कल्पना शक्ति का इसमें जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। खेल के माध्यम से बच्चा इसमें सीखता है और सामाजिक व्यवहार की शुरुआत भी इसमें होती है। अब हम बात करते हैं मध्य बाल अवस्था की, जो आपकी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो स्कूली जीवन की शुरुआत करता है, यानी स्कूल जाने लगता है। दूसरा तर्क और समझ उसमें बढ़ती है। तीसरा मित्रों का महत्व भी उसको बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ता है, यानी वो मित्रों को, जो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको इंपॉर्टेंस वो ज़्यादा देने लगता है, उनके साथ मिलके रहने लगता है। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, जो आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। किशोर जो होते हैं अपनी पहचान बनाने की खोज करते रहते हैं, आइडेंटिटी की खोज वो करते रहते हैं, समाज में एक अलग पहचान बनाने की उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है। तीसरा कि भावनात्मक उतार चढ़ाव आपको किशोर अवस्था में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है युवा अवस्था, यानी 18 से लेकर 40 वर्ष तक की जो आयु होती है, इसमें आपका करियर और संबंधों पर विशेष रूप से ध्यान होता है। जिम्मेदारियों का आप इसमें निर्वाह करते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों को आप उठाते हैं, समझते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य वय। मध्य वय की बात करें तो ये जो आपका विकास का जो काल होता है ये आपका 40 से लेकर 60 वर्ष तक का होता है। इसमें आप अपने अनुभव को और अपनी स्थिरता को दर्शाते हैं, बताते हैं, और अब आप अपने परिवार और समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है आपका वृद्धावस्था, जो आपके 60 वर्ष के बाद आती है, यानी शारीरिक क्षमता में इसमें आपकी कमी आती है, और अनुभव और ज्ञान का संचार भी आपका इसमें धीरे धीरे जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, यानी इसका निष्कर्ष क्या कहता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें
तो मानव विकास एक जटिल और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन आपके शामिल होते हैं। इसके अध्ययन से हम मनुष्य के व्यवहार और विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे शिक्षा और समाज में सुधार किया जा सकता है। यानी आपका जो मानव विकास है वो एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवन भर लगातार चलती रहती है, जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास जो होता है शामिल होते हैं। इसमें परिवर्तन भी आपके शामिल होते हैं और इसके अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य का व्यवहार समझ सकते हैं और उसके विकास को हम किस तरीके से, बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मानव विकास होता है और इसमें हमारा जो होता है वो शिक्षा और समाज से भी सुधार हम इसमें कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जीन पियाजे जो थे आपके एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों की जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, मतलब इनके जो सिद्धांत थे जीन पियाजे के, वो पूर्ण रूप से बच्चों की जो विकास है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है वो इन्होंने बताया था। तो चलिए जानते हैं। जीन पियाजे जो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के सोचने और समझने की प्रक्रिया पर गहरा अध्ययन किया। उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है कि बच्चे किस प्रकार धीरे धीरे अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी सोच विकसित होती है। यानी जो जीन पियाजे हैं आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से अपने अनुभवों के माध्यम से वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी जो सोच होती है वो किस प्रकार से विकसित होती है। तो चलिए जानते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है सोचने, समझने, याद रखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास। पियाजे के अनुसार बच्चे जन्म से ही सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं और वे अपने वातावरण से ही सीखते हैं। यानी जीन पियाजे का ऐसा मानना था कि जो आपके संज्ञानात्मक विकास जो था, इनमें इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपना जन्म से ही क्या होते हैं, एक सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, वो भी अपने वातावरण से। ठीक है। और जो आपका संज्ञानात्मक विकास था इनका, वो आपके बच्चों की सोचने की क्षमता पे था, समझने की क्षमता पे था, याद रखने की क्षमता पे था और समस्या को हल करने की क्षमता पे या फिर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसका विकास था। दूसरा चरण क्या कहता है कि विकास के मुख्य चरण है। यानी संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के अनुसार 4 ऐसे मुख्य चरण है। कौन कौन से हैं? पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को 4 चरणों में बांटा है। पहला आपका आता है संवेदी गति अवस्था, जिसमें जो है आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की इसमें हमें आयु देखने को मिलती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर, ठीक है, या छूकर और क्रियाओं यानी पकड़कर, चलकर, इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, दुनिया को समझते हैं। बच्चा वस्तु स्थायित्व सीखता है, यानी चीजें दिखाई ना देने पर भी उसको क्या रहती है, मौजूद रहती है। तो जो आपका संवेदी गति अवस्था है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपनी क्रिया के माध्यम से दुनिया को समझता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, जो है आपका पूर्व संचालन अवस्था। इसके अंदर जो बच्चों की आयु आती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा भाषा का उपयोग करने लगता है और अपनी कल्पना शक्ति का भी उसमें जो होता है उसकी विकसित होने लगती है। यानी पूर्व संचालन अवस्था जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों की होती है। इस अवस्था में बच्चे आपके अपनी भाषा का उपयोग करने लगते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का भी उनका विकास होने लगता है। तो बच्चा स्वयं केंद्रित होता है, यानी वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता। ठीक है, वो बच्चा जो होता है वो अपने में ही कुछ अपनी ही क्रियाओं के माध्यम से वो सीखता है और वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। उनके अंदर जो तर्क की जो क्षमता होती है अभी पूरी तरीके से वो विकसित नहीं हुई होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, जो है आपका ठोस संचालन अवस्था, जो आपको 7 से 11 वर्षों तक देखने को मिलती है। यानी इसमें जो इस अवस्था में जो बच्चों की आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोचने लगता है, लेकिन केवल ठोस यानी वास्तविक चीजों के बारे में ही वो सोच सकता है। जैसे संरक्षण की जो आपकी समझ है इसके अंदर बच्चे में विकसित होती है। ठीक है, जैसे मात्रा बदलने पर वह वही रहती है। दूसरा, बच्चा वर्गीकरण और क्रमबद्ध सीखता है, यानी चीजों को अलग अलग करना, उनको अलग रखना सीखता है, क्रमबद्ध करना सीखता है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है आपका औपचारिक संचालन अवस्था, जो जिसमें आपके 11 वर्ष से आगे के जो आयु के बच्चे आते हैं वो आते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त जो होता है सोचने लगता है, यानी वह क्या कर रहा है, उसके अंदर अमूर्त सोच में आपकी जितनी भी कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पना होती है, ठीक है, इन सबको उसमें एक जो अमूर्त सोच है 11 वर्ष से आगे के जो
बच्चों की जो आयु है, इसमें बच्चों क्या करते हैं कि अपनी कल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है। दूसरा, समस्या समाधान की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएं पियाजे के अनुसार किस प्रकार से थी। अगर हम सीखने की प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चे सीखने के लिए 3 मुख्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। पहला है आपका समाकलन, यानी नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान में जोड़ना। ठीक है, यानी जो बच्चा जिस चीज के बारे में पहले जानता है उसको क्या करता है, नई जानकारी को फिर उसके साथ जोड़ता है। दूसरा, अनुकूलन, यानी नई जानकारी के अनुसार अपने विचारों को वो बदलता रहता है। तीसरा, संतुलन, यानी समाकलन और अनुकूलन के बीच जो संतुलन होता है वो बनाता है, यानी नई जानकारियों को पहले से मौजूद जो जानकारी होता है उससे जोड़ता है। फिर अनुकूलन क्या कर रहा है, वो उसको नई जानकारी को अपने विचारों में बदलता रहता है। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो आपका क्या करता है, बच्चा समाकलन और अनुकूलन के बीच का संतुलन बनाता है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की विशेषताएं। पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या थी। ये सिद्धांत बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी मानता है। दूसरा, विकास क्रमबद्ध और चरणों में होता है। तीसरा, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। चौथा, अनुभव और वातावरण का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी पियाजे का जो सिद्धांत है, इसकी विशेषता क्या है कि ये सिद्धांत जो है इसमें आपको बच्चे क्या है, एक सक्रिय रूप से देखने को मिल रहे हैं। इनका विकास जो हो रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। हर बच्चा अपनी गति के अनुसार सीख रहा है और अनुभव और वातावरण का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा में महत्व। अगर हम शिक्षा में महत्व की बात करें तो पियाजे का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। किस प्रकार से है ये जानते हैं। तो शिक्षक बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें पढ़ा सकते हैं। दूसरा कि सीखने को रोचक और गतिविधि आधारित बनाया जा सकता है। बच्चों को खुद अनुभव करके सीखने के लिए अवसर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, और ये बताता है कि बच्चों का मानसिक विकास जो है वो धीरे धीरे विभिन्न चरणों में होता है। हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए शिक्षकों को और अभिभावकों को बच्चों के विकास स्तर के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। यानी जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत जो है बच्चों की बेसिकली मानसिक विकास को क्या करता है, दर्शाता है, जो अलग अलग चरणों में होता है और हर चरण की इसमें अलग विशेषताएं होती है। इसलिए शिक्षकों को इस चीज का ध्यान रखना है और अभिभावकों को भी कि बच्चे का जो स्तर है उसके अनुसार ही उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास और वातावरण के प्रभाव से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और सोच में स्थायी परिवर्तन लाता है। सरल शब्दों में, जब हम नई चीज सीखते हैं या अपने व्यवहार में सुधार करते हैं तो उसे हम अधिगम कहते हैं। यह केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आपका अधिगम क्या है कि जिसके द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने अनुभवों को साझा कर रहा है, अभ्यास को वातावरण के अनुसार क्या कर रहा है, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, इन सब में क्या कर रहा है कि स्थायी परिवर्तन लाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जब हम नई चीजें सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में भी क्या होता है, सुधार करते हैं, और उसको ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये जो होता है सिर्फ आपका विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता बल्कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी जो आपकी विद्यालय शिक्षा होती है उसी को सिर्फ हम अधिगम नहीं कहते, बल्कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अगर रोज नया सीख रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका अधिगम ही कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं की। अधिगम की विशेषता क्या है कि ये जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि आपकी जो अधिगम की जो विशेषता है पहली, वो क्या है कि अधिगम आपका जीवन भर चलता है, निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। दूसरा, इससे आपके अनुभव और अभ्यास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपकी अभ्यास होते हैं, इसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, अधिगम से व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। चौथा, ये व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। और पांचवा जो है आपका, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी आपको अधिगम सकारात्मक रूप में भी देखने को मिल सकता है और नकारात्मक रूप में भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अधिगम को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला जो है आपका प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत। ये सिद्धांत एडवर्ड थायनाइट द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को बार बार प्रयास करके सीखता है। शुरुआत में वह गलतियां करता है लेकिन धीरे धीरे सही तरीका सीख जाता है।
यानी आपका प्रत्ययन और भूल का सिद्धांत क्या कहता है कि जिसमें व्यक्ति बार बार प्रयास करके कुछ नया सीखता है और फिर वो उसकी जो गलतियां होती है उसमें सुधार करता है और इसी तरीके से वो सही तरीके से सीख जाता है। अगर हम इसके उदाहरण से समझें तो जब एक बच्चा साइकिल को चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, यानी उसको हम क्या समझेंगे, भूल, लेकिन बार बार उसके प्रयास से वो सही तरीके से चलाना सीख जाता है। तो यही होता है आपका प्रत्ययन और भूल का सिद्धांत, जिसमें आप किसी भी कार्य को करते हैं, बार बार आपसे गलतियां होती है लेकिन फिर आप उसी का बार बार प्रयास करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, आपका सुधार होता है। दूसरा जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये सिद्धांत इवॉन पॉल्वर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार एक प्राकृतिक क्रिया को किसी नए उत्तेजना से जोड़कर सीखा जा सकता है। यानी आपकी जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसको एक आप अपनी नई एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के साथ जोड़कर सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर घंटी बजाने पर बार बार खाना दिया जाए तो बाद में केवल घंटी की आवाज से ही मुंह में पानी आ जा सकता है। तो ये था इसका उदाहरण। अब हम बात करते हैं आपका क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो है आपका, ये सिद्धांत B.F. स्किनर द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार अधिगम पुरस्कार और दंड के माध्यम से होता है। यानी अधिगम जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, वो आपका पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है और एक दंड के माध्यम से भी हो सकता है। कैसे कि अगर आप सही कार्य करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है, यानी आपका इससे क्या होता है, व्यवहार जो होता है वो मजबूत होता है। गलत कार्य करने पर दंड, यानी इससे आपका व्यवहार कम होता है। उदाहरण के लिए यदि छात्र को अच्छे अंक मिलने पर पुरस्कार मिलता है तो वह और मेहनत करता है। तो ये था आपका क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो आपका अधिगम, पुरस्कार और दंड के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जो है आपका सूझ का सिद्धांत। अगर हम सूझ के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत कोलहर द्वारा दिया गया था और इनके अनुसार अधिगम अचानक समझ यानी इंसाइट से होता है, ना केवल प्रयास और भूल से। उदाहरण से समझें तो कभी कभी हमें किसी समस्या का हल अचानक समझ में आ जाता है, यही हमारी क्या कहलाती है, सूझ कहलाती है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम केवल बाहरी व्यवहार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये मानसिक प्रक्रिया यानी थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ आपका होता है। यानी आपका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो आपका सिर्फ बाहरी व्यवहार से परिवर्तन देखने को आप उसमें नहीं मिलता, बल्कि आपका ये मानसिक प्रक्रिया से भी संबंधित होता है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु देखें तो व्यक्ति सोच कर सीखता है। पहला बिंदु क्या कहता है कि जो व्यक्ति है वो किससे सीख रहा है, अपनी सोच से सीख रहा है। दूसरा बिंदु कि समझ और याददाश्त का भी इसमें बहुत महत्व होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जो है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडुरा द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखता है, यानी नकल के माध्यम से सीखता है। उदाहरण की अगर बात करें तो बच्चे अपने माता पिता और शिक्षक के व्यवहार की नकल करते हैं और इसी से फिर वो नया कुछ सीखते हैं। तो अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। अधिगम एक महत्वपूर्ण और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को विकसित करती है। विभिन्न सिद्धांत हमें समझने में मदद करते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है और शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकता है। इन सिद्धांतों का उपयोग करके शिक्षक और अभिभावक बच्चों को प्रभावी तरीके से शिक्षित कर सकते हैं। यानी अधिगम क्या है, हमारे लिए मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यवहार को भी ये विकसित करती है। और ये विभिन्न सिद्धांत हमें बताते हैं, हमें समझने में प्रेरित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से सीख रहा है, उसकी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। और इन सिद्धांतों का उपयोग करके हम शिक्षक और अभिभावकों को प्रभावी तरीके से शिक्षित कर सकते हैं।